नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो भारत की सबसे खूबसूरत और संवेदनशील जगह को हमेशा के लिए मिटा देगा। ग्रेटर निकोबार आइलैंड, जहां घने वृक्षावन, अनगिनत दुर्लभ जानवर और सदियों पुरानी जनजातियां रहती हैं, उस जगह को अडानी के हाथों सौंप दिया गया है। 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरी की पूरी जंगलों को उखाड़ा जा रहा है, मूंगा चट्टानों को नक्शे से गायब कर दिया जा रहा है और सबसे दर्दनाक, शोम्पेन और निकोबारीज जनजातियों का पूरा जीवन शैली खतरे में है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं। कैम्बल बे जाकर उन्होंने खुद इन आदिवासियों से मुलाकात की और मोदी सरकार का सबसे बड़ा पर्यावरणीय घोटाला देश के सामने ला दिया। क्या यह विकास है या फिर एक सिग्नल बिजनेसमैन के लिए जंगलों को बेचने की साजिश? ग्रीन ओवर ग्रीन, लालच हरा रंग निकल रहा है। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ही गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत दिनों से लोगों का इंतजार रहता है आपको, और आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से ग्रेटर निकोबार आइलैंड का जो है उसको खत्म कर रही है। मोदी सरकार का ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, जबकि राहुल गांधी इसे हटाने के लिए जंगलों की लूट बता रहे हैं। आपके अनुसार ये वाकई विकास है या पर्यावरण और आदिवासियों पर हमला? क्या कहना है गिरीश जोशी जी आपका? वेल एस्टैब्लिश्ड थिंग। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे जो कोरल रीव्स हैं उसका नेचुरल उसमें कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और उसमें भी 150 ऐसी स्पीसीज हैं जो वर्ल्ड में रेयर, वो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही पाई जाती हैं। और वो ज्यादातर फिशिंग के लिए, और वहां पे उनका एक एडवांटेज दूर होता है कि एक तो वहां पे फिश ब्रीडिंग ग्राउंड बड़ा होता है फिशेस के लिए, काफी स्पीसीज है वहां पे, उनके लिए रेयर टर्टल्स हैं। और फिर जो मैंग्रोव्स हैं वो आपको सुनामी में बचा सकते हैं, वो सॉइल इरोजन में बचा सकते हैं कि जो आपकी जमीन चली जा रही है समुद्र में उसको वो रोकते हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस है जिसको कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा। अब वो 2000 से देखिए 82 से भी वहां पर इन लोगों ने उसको एक तो दो जो इन्होंने बना दिए थे, एक तो महात्मा गांधी जो मैरीटाइम इसका ये था, और एक झांसी रानी का जो ये दो उधर उन्होंने उसको नेशनल मैरीटाइम पार्क में ही डिक्लेयर किया हुआ है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। तो वर्ल्ड हेरिटेज को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ये तो यूएन कन्वेंशन का एक पार्ट है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग आप देखिए कि जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका ने एक मुहिम छेड़ी है, दैट इज ग्रीन ओवर ग्रीड। अब ये ग्रीन तो समझ रहे हैं कि वहां पर है, ग्रीड क्या है कि आपने वो पूरी जमीन अडानी को दे देनी है। 130 एकड़ जमीन में पूरे पेड़ काटे जाएंगे, वो पेड़ बेच के ही आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा ऐसा लग रहा है। और अंडमान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी लोकल पब्लिक इज नॉट अलाउड टू गो टू विजिट। वहां पे वो पुराने हजारों साल पुराने जो आदिवासी वहां पे रहते हैं उनका डिस्टर्ब नहीं करना है। वहां पे आप अगर रोड से निकलते हो तो फोटोग्राफ नहीं करना है। तो ये जो सारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने का जो मुहिम चल रहा था उसके अंदर आपने उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का दे दिया है। उसमें इंटरेस्ट पोर्ट का क्या है, हाउ इज इट प्रैक्टिकल? ये पोर्ट आपका वहां से पास होने में श्रीलंका के पास हरबन टोटा बहुत बड़ा चाइना का पोर्ट खड़ा है, यहाँ पे केरला में आपके पास पोर्ट है, श्रीलंकन पोर्ट्स हैं। इस तरफ आप आ जाते हो तो आपके पास सारा ही तो लाइन लगा हुआ है, सिंगापुर, थाईलैंड, सारे के वहां पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो आपका इसका लॉजिस्टिकल इंपॉर्टेंस तो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो पोर्ट आएगा। चेन्नई में ऑलरेडी ब्लैक रॉक के साथ, हीरानंदानी के साथ बहुत बड़ा पोर्ट आ ही रहा है, वो पूरा लॉजिस्टिक एक पार्क है। तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन अभी वो नहीं जस्टिफाई करने से आपका रियल इंटेंशन समझ में आ गया कि आपको उसको वहां पे एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाना है, लेकिन पोर्ट के बहाने से आपने उसको अडानी को डेवलपमेंट के नाम से वो जमीन दे देनी है। अब राहुल गांधी ने बहुत ही सिलेक्टिवली ये जगह क्यों करी? क्योंकि थाईलैंड में 29 और 30 जून को एक वर्ल्ड का यूनिसेफ का कन्वेंशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है डेसा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अब ये दोनों क्लब होते हैं तो इसमें आपको सोशल अफेयर का भी मैटर उठेगा और इसमें जैसे पब्लिक ज्वाइन करेगी तो उसको प्रोटेक्शन का, वाइल्ड लाइफ का तो आपका आएगा। इसका एक इंसिडेंट मैं आपको दे दूं कि जब भी वर्ल्ड हेरिटेज को आप डिस्टर्ब करते हो
तो यूएन की जो काउंसिल है उसमें इतना बड़ा पावर नहीं है कि वो किसी पे सैंक्शंस लगा सके, लेकिन दे कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द कंट्रीज हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंट्री। इसके दो केस आपको बताऊं कि ये ओमान में एक बार वर्ल्ड हेरिटेज की साइट को डिस्टर्ब कर दिया गया था। वो अरेबियन ऑरियक्स सेंचुरी थी, तो उन्होंने उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया क्योंकि उन्होंने वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके उस साइट को डिस्टर्ब किया था। एक जर्मनी में एलिबी वैली थी, उसमें भी जर्मनी ने जब वो नॉर्म्स अदर नहीं किए वर्ल्ड हेरिटेज को, तो दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और फिर यूएन का जो ओरिजिनल कन्वेंशन हुआ था जिसमें 45 नेशंस हैड जॉइंड, जिसको आईआरसी इनिशिएटिव बोलते हैं, इंटरनेशनल कोरल रीव्स इनिशिएटिव। अब उसमें एनजीओ और यूएनओ आर टुगेदर। उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ था जिस कंट्रीज फ्रॉम क्यूबा, फ्यूजी एंड इंडोनेशिया का एक ट्रायंगल है, उसमें हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है उसमें एनवायरमेंटल प्रोग्राम प्रोटेक्शन का इसको अभी आप अगर डिस्टर्ब करते हो तो 100% आपके डेवलपमेंट में वो सैंक्शंस आएगा। और अभी जो 29 को मीटिंग है दैट इज इंक्लूडेड विद द सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट, तो वो सब्जेक्ट उठेगा। तो आपने डेवलपमेंट जरूर करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड हेरिटेज। और पर्टिकुलरली कोरल रीव्स को तो आप कहीं वर्ल्ड में भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पूरा यूएन का जो यूनेस्को का जो मार्च है या अदर कंट्रीज हुआ सिग्नेटरी टू दैट, दे आर वेरी सेंटिमेंटल टू द कोरल रीव्स, क्योंकि फिशिंग का अच्छे में अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड और एनवायरमेंट को बचाने का, ऑक्सीजन का उसमें जो ये आता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आती है, दैट इज मच मोर। अभी इसमें एक ऐसा एक पेड़ है, आई विल जस्ट फाइंड आउट दैट नेम ऑफ दैट ट्री, इसको बोलते हैं पेरोइड्स। ये पेरोइड्स जो है वो 1 या 2 सेंटीमीटर हर साल में बढ़ता है, और वो अंडमान में ही स्पेशल मिलता है, जो 7 से 8 मीटर लंबा होता है, लेकिन इट्स लाइफ इज 300 ईयर्स, और दैट ग्रोज इवन विदाउट सनलाइट। ये एक यूनिक कोरल रीफ है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी हमारी डेवलपमेंट की वजह से प्रोडक्शन करेंगे, और ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है कि अंडमान में अगर आप पोर्ट बनाते हो तो आप सिंगापुर बन जाओगे। तो नाइदर देयर इज एन इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन टू दैट साइट। और आपने सिर्फ अपने मित्रों को करोड़पति बनाने के चक्कर में जो दे रहे हैं, तो एक्चुअली बहुत टाइमली ये मूवमेंट उठाया गया है। और जब तक राहुल गांधी स्कूबा डाइविंग नहीं करते तो शायद पब्लिक को कोरल रीफ्स का इंपॉर्टेंस या कोरल रीफ्स क्या है वो ही नहीं समझ में आता। तो ही हैज टेकन अ वेरी वाइज स्टेप टू डू दैट। और अभी वो कन्वेंशन में उसका क्या रिएक्शन आता है और कितना इस पे प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्ट होता है टू कैरी ऑन दैट प्रोजेक्ट और स्टॉल इट, ये अभी समझ में आ जाएगा। जी, इसके जो कमर्शियल साइड है उस पर जरा से फोकस करते हैं। 1.5 करोड़ पेड़ काटने, मूंगा चट्टानों को नक्शे से मिटाने और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के घने वृक्षावनों को उजाड़ने का फैसला कैसे उचित हो सकता है? क्या कोई वैकल्पिक जगह नहीं थी इतना बड़ा नुकसान ना हो? क्या गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट नहीं थी कि इस तरीके का काम करेंगे तो इस तरीके का पर्यावरण का नुकसान होगा? जमीन की तो कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो A1 वाला एरिया है अगर इसी को डेवलप कर लें तो बहुत है, उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है कोरल रीफ्स को, जंगल्स को। फिर पर हेक्टेयर उन्होंने कहा कि जिस तरीके की उन्होंने संख्या दी है पेड़ उसके कई हजार ज्यादा हैं, 15,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर हेक्टेयर हैं, 1.5 लाख पेड़ पर हेक्टेयर वो बता रहे हैं, और रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो ये वनस्पति का नुकसान, वनों का नुकसान, और आपने बताया कि मरीन लाइफ को नुकसान, इसको पहुंचा के मोदी सरकार को क्या एडवांटेज है? ये जरा इसका कमर्शियल एस्पेक्ट समझाइए, जो आपके उधर भी हुआ है, गुजरात में भी कच्छ एरिया में और मुंद्रा पोर्ट में भी हुआ है, उससे फायदा क्या है इनको? जी नहीं, फायदा नहीं, दे वांट टू, उनको अभी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनानी है, आपको अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट मित्रों का कैसे बढ़ाना है। क्योंकि अभी आप जो देखिए कि जैसे आपका पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठ रहा है, तो आपने 2 आदमी तो ऐसे रखने हैं जो बहुत ज्यादा टर्नओवर कर पाएंगे। अभी मैं एक एपिसोड पढ़ रहा था कि चाइना से आपका स्टील इंपोर्ट जो आ रहा है उसके पाइप बना के इंडिया से कंपनियां भेज रही हैं, डिफरेंस 6 रुपीज पर केजी इंडियन मटेरियल का। तो इतनी देशभक्ति आप हमारे इंडस्ट्री को नहीं समझा सकते हो कि आपका प्रॉफिट कम करो, आप इंडियन स्टील यूज करो। तो वो पूरा जो स्टील है, वो रोल्स हाई रोल्ड जो स्टील आते हैं वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, और उसी की वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं कि इन्होंने अपने बड़े जो मित्र हैं उनको कितना प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है वही आप देखिए। अभी आप गैस पे भाव बढ़ाते चले जा रहे हो, तो रीजन इज कि आपका जो 100 में की कैपेसिटी में आपको जो इंपोर्ट करना था गैस, उसमें 55% नाउ इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका।
तो आपने अननेसेसरी, मलेशिया में एलएनजी मिलता है, आसपास में कतर से मिलता है, आप दुबई से एग्रीमेंट भी कर रहे हो, तो अमेरिका के प्रेशर में आके आप महंगा माल लाके इंडिया की पब्लिक को देके उन पे क्यों बोझ बढ़ा रहे हो? तो अब उसको कॉम्पेंसेट कैसे करना है? तो ये मित्र लोग कम से कम टर्नओवर बढ़ा देंगे। आपके एआई सेक्टर को पानी नहीं होने के बावजूद भी आपने बड़े हाथियों को यहाँ पर लाके डेटा सेंटर्स बनाने दिए हैं, तो उसका जो टर्नओवर आपको दिखेगा, यू आर इंटरेस्टेड टू फजिंग द फिगर्स कि भाई इतना बड़ा हो रहा है। आप रिजर्व बैंक की हालत देख रहे हो, अगर आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती तो आज आपकी रुपये की हालत ये नहीं होती, लेकिन उसको जस्टिफिकेशन मांगेगा, मांगोगे तो उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सिचुएशन जो है उसमें अभी वो जो प्रॉमिस कर दिया गया है कि आपको तो हम वर्ल्ड वाइड बिल्कुल नंबर 1 नंबर 2 बना देंगे, इसी चक्कर में इनको सारे प्रोजेक्ट दे दिए गए। और इनको तो आप देखिए, कच्छ के तो खावड़ा में भी ये एपिसोड चला था कि वो लैंड बिल्कुल बॉर्डर पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर को लगी हुई है, वहां पे आर्मी का ऑलरेडी वो प्रोटेक्टेड एरिया था, तो रातों रात रूल बदल जाते हैं और वहां खावड़ा की बॉर्डर पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा एशिया का सोलर पार्क बना दिया। तो रूल्स आर पार्ट, लेकिन क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग दिखानी है और उनको जो सारा है वो मोनोपोलाइज कर देना है, ताकि 2 या 3 इंडस्ट्रियलिस्ट ही देश को चलाएंगे और फिर वो गवर्नमेंट को जैसे मर्जी पड़ेगी ऐसे बिठाएंगे, वो डिविडेंड देते रहेंगे, गवर्नमेंट अपना काम। वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू व्हाट नाइजीरिया वाज 15-20 इयर्स बैक। नाइजीरिया में गवर्नमेंट अपना सारा चोरी चपाटी करके वो अपना सब अपना अय्याशी करती रहती थी, पब्लिक चोरी करती थी, उसमें कोई पुलिस का दखल नहीं होता, तो वो अपनी चोरी करके जीते रहे, वो गलत काम करके जीते रहे। वी आर ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक नाइजीरिया नाउ, क्योंकि अभी आप देखिए आए दिन आपको गोल्ड स्मगलर्स पकड़े जाते हैं, ड्रग माफियाज पकड़े जाते हैं, बाद में कुछ होता नहीं। मतलब एवरीबडी हैज स्टार्टेड टेकिंग हिज पीस ऑफ केक ऑटोमेटिकली। तो उनको बोल दिया आप अपना करते रहो, हम अपना करते रहेंगे, ज्यादा रिजर्व बैंक होगा तो पैसा रिजर्व बैंक से ऐंठ लेंगे। तो ये आप सिचुएशन देखिए वही आ रही है कि इसलिए इनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ तो यही लोग दिखा पाएंगे। आज अगर आप छोटे छोटे क्लस्टर में इंडस्ट्रीज डालोगे तो उनका ब्रेक इवन आएगा 1000 डेज के बाद, तो उतना कौन वेट करेगा? तो दिस इज द कॉमर्शियल एस्पेक्ट कि भाई जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इनिशियली भी हम लोगों ने बात करी थी कि ये लोगों का प्लानिंग जो होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। आपको सीमेंट कंपनियां 2 ही कंपटीशन चल रही है, बिरला ग्रुप की और इनकी कुमार मंगलम की और अडानी की। अब दोनों इसमें लगे हुए हैं कि कैसे छोटे छोटे यूनिट्स कैप्चर करके हमारी कैपेसिटी बढ़ाए। अब दिक्कत ये है कि इनको यूरोप में अगर सीमेंट बेचनी है तो इनको कार्बन क्रेडिट प्लस चाहिए। कार्बन क्रेडिट प्लस करने के लिए आपके पास सीधा बिजनेस ये होता है कि या तो आप पेड़ उगाओ, तो वो तो 20 साल में उगेंगे, 40 साल में उगेंगे, दैट इज नॉट कॉम्पेंसेबल। आपको अभी कार्बन क्रेडिट आपने कितना बचाया, तो आपने सबसे अच्छा ये निकाल दिया कि आप सोलर पैनल बनाओ, आप सोलर के सेल्स लगाओ, तो जैसे आपका एरिया और कैपेसिटी आप बताते चले जाओगे, ऐसा आपका कार्बन क्रेडिट, दिस विल अलाउ यू टू सेल योर सीमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज, जिनका एक्सचेंज का बहुत रूल स्ट्रिक्ट है। तो आप देखिए इनका जो सारा प्रोग्राम है वो किस लिए होता है, वो डेवलपमेंट का नाम भी लिया जाता है, हकीकत में ग्राउंड पे डिलीवर नहीं होता है, लेकिन ऑन द पेपर इट लुक्स वेरी गुड कि अभी हम कार्बन सफिशिएंट हो गए हैं। आप कार्बन सफिशिएंट हो गए तो फिर आपकी ऑयल की रिक्वायरमेंट कम क्यों नहीं हो रही है? तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू व्हाट दे से, व्हाट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड एंड व्हाट इज रियली डिलीवर्ड। तो ये पोजीशन है कि इस चक्कर में अभी वो फटाफट जमीनें देते चले जा रहे हैं, अभी वहां पे डेवलपमेंट होगा, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ये सारा हो रहा है कि अभी उनका वर्थ इट बढ़ाना कैसे है, तो वर्थ इट बढ़ाने के चक्कर में उनको जमीन देते चले जा रहे हैं। जी, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की, आपने बड़े डिटेल में समझाया किस तरीके से अदानी को फायदा और सबको नुकसान। आदिवासियों का भी इसमें मुद्दा आता है। शोम्पेन और नेकबरीज जनजातियों की सदियों पुरानी जीवन शैली, उनके जंगलों और संस्कृति पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट और उनकी सहमति को दरकिनार करके ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो ग्रेटर निकोबार की जैव विविधता और जनजातियों का क्या होगा? क्या विकास की कीमत पर्यावरण और आदिवासियों की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ेगी, या भारत को कोई संतुलित विकास का नया मॉडल अपनाना चाहिए? क्या कोई संतुलित विकास मॉडल है जिसके द्वारा ये जो जीवन शैली है, ये जो इकोलॉजिकल डिजास्टर है, इसको रोका जा सकता है? काफी जमीन पड़ी है इंडिया के पास। अभी जैसे राहुल गांधी ने अपने स्पीच में भी बताया था कि आईएनएस बाज का जो एरिया है जहां पे ऑलरेडी नेवल एक वहां पे सेंटर बना हुआ है, उसके पास काफी जमीन है, तो आप उसी को क्यों नहीं एक्सटेंड करके यूटिलाइज करते हो? आपको क्या जरूरत है कि आपको पेड़ ही काटने हैं और फिर वहीं पे जाके आपको रिसोर्स बनाने हैं, आपको पोर्ट बनाना है? क्योंकि ये सिर्फ अकेला पोर्ट का प्रोग्राम नहीं है, वहां पे पूरा रिवेरा जैसे वो
गाजा में बनाना है, ऐसा एक रिवेरा का बड़ा वो प्रोग्राम है ताकि वो टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा, टूरिज्म वहां पे आएगा। लेकिन टूरिज्म आपका बढ़ेगा तब जब आपकी बेसिक पॉलिसी में ही चेंज होगा। आज की तारीख में इतने सारे आपके हेरिटेज साइट्स होने के बाद भी आपका रिस्ट्रिक्टेड टूरिज्म क्यों है? क्योंकि आपके वीजा के नॉर्म स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे टूरिज्म में वो अतिथि देवो भव का सिर्फ डायलॉग दे देने से ये नहीं होता है। टूरिस्ट आर नॉट हैप्पी, दे आर गेटिंग अफ्रेड। कई कंट्रीज ने तो आपको कॉशन के साथ भेजते हैं, इंडिया में आप जाते हो तो बी कॉशियस। तो पहले तो आपको अपना बेस इंप्रूव करना पड़ेगा कि लोग कैसे, आज गोवा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था फॉर फॉरेनर्स टू विजिट, उसको आपने अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को इधर कराने के चक्कर में आपने गोवा को खत्म कर दिया है। तो आप अगर अपने ट्रेडिशनल वहां पे वैल्यूज डालने जाओगे, टूरिज्म में तो एक फॉरेन टेरिटरी जैसा होना चाहिए जहां पे एवरीबडी इज फ्री टू मूव अलोंग एंड दे वांट टू लिव एज दे वांट टू। लेकिन आप पे वहां पे भी अगर वो आप अपने कन्वेंशनल नॉर्म्स डालने जाओगे कि अभी इसमें नॉनवेज नहीं खा सकते हो, यहाँ पे आप घूम नहीं सकते हो, यहाँ पे आप दारू पी के नहीं चल सकते हो, दैट इज नॉट वर्थ इट फॉर अ टूरिज्म। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ आपके टूरिज्म स्पॉट्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपकी फ्रेंडली पॉलिसीज भी होनी पड़ेगी टूरिज्म को इन्वाइट करने के लिए। जी, इसमें जो की पॉइंट्स राहुल गांधी ने रेस किए उसमें एक तो था कि नॉट डिफेंस और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, यानी कि कोई डिफेंस या स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट नहीं है। नेवी की जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट है एक्सपैंड करने की आईएनएस बाज को, आपने कहा वो किसी और आइलैंड पर भी किया जा सकता है और उसको इग्नोर किया गया है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसको जैसे विजिकम, आपने केरला का, क्योंकि पोर्ट्स के आप नॉलेज रखते हैं, विजिकम जो बना था पोर्ट जी, उसकी तर्ज पर ये डुप्लीकेट एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई रियल डिफेंस डील्स ऐसी नहीं है या नीड्स ऐसी नहीं है जिसको इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके किया जा सकता है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, उन्होंने एक फिगर निकाली कि इतने का एक पेड़ होता है, तो ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि वो जो 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ पेड़ हैं उनको बेच के उसका पैसा कमाया जा सके। आपको लगता है कि सरकार की जो एनजीटी है, उनकी जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उनका जो पीएमओ है, इस ऑर्गेनाइज लूट को देख नहीं पा रहा है या उसकी हिस्सेदारी है इसमें? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये। नहीं, उनका परमिशन दे देना एनजीटी का, यही तो बता रहा है ना कि हैंड इन क्लोज है। नहीं तो एनजीटी जल्दी से बहुत ज्यादा उसने, आपने क्या ड्यू डिलीजेंस करा, आपने लोकल ओपिनियन कहाँ लिया, आपने किस किस का हियरिंग करा, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है, वो तो मिल जाती है परमिशन, और वो मिल भी गई है। वो तो वही बोल रहे हैं कि भाई ऐसे होता तो एनजीटी थोड़ा परमिशन देती है। अब एनजीटी कैसा परमिशन आपको दे रही है वो हमने काफी केसेस में देख चुके हैं। तो यार, जैसे आप उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट बता रहे हो, तो आपको चाइना तो वहां से बाय सी अटैक करने से रहा, आपका म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, ये आप पे कोई वहां से बाय सी अटैक करने वाला है नहीं। जो ईस्टर्न साइड के कमांड्स हैं वो आपके वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो वहां पे आपको जरूरत है नहीं। तो ये भी जो आप रीजन दे रहे हो, दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। और अगर आपको चाइना को आपको डिस्टर्ब करना होगा तो ऑलरेडी वो अर्बन टोटा श्रीलंका का बड़ा पोर्ट के अंदर उसका नेवल रिपेयरिंग का ये सिस्टम तो चल रहा है, जहां पे अमेरिका को भी इंटरेस्ट है कि वो उसको काउंटर करने के लिए आए। तो आपने अमेरिकन बेस को कन्वीन देने के लिए या चाइना का अर्बन टोटा पे नजर रखने के लिए अभी भी आप जो गलत डिप्लोमेसी कर रहे हो, इसकी आपको कीमत फ्यूचर में पब्लिक को चुकानी पड़ेगी। तो न तो आपका कोई डिप्लोमेटिक विजन है, आपको अगर इतनी आपकी सिक्योरिटी होती तो शायद ईरान की पोर्ट को वो अपने बॉर्डर्स में आके उनकी सबमरीन अमेरिकन उनको शूट डाउन नहीं करती। तो इनका क्या एटीट्यूड है, क्या इंटेंशन है, वो क्या करना चाहते हैं, यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए द सिचुएशन इज वेरी एम्बिग्यूअस, आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनका एक मास्टर फॉर्मूला ये है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज, तो आपने पब्लिक को ही ऐसा कंफ्यूज कर दिया है कि वो किसी सब्जेक्ट में डीप जाना ही नहीं चाहती है। ठीक है, देते हैं नहीं देते हैं। अब ये कोरल रीफ्स का जब मैटर उठेगा तब पब्लिक को समझ में आएगा कि वहां पे क्या बचाना जरूरी है, एनवायरमेंट बचाना जरूरी है, जो वर्ल्ड में बहुत कम जगह पे है। जी, इसमें फॉरेस्ट डाइवर्सिटी लॉस पे सरकार का एक आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं अगर 130 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को अगर ले रहे हैं तो 9.5 लाख अगर ट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके एवज में हम कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन करेंगे। आपके मुंद्रा पोर्ट में भी बहुत सारी कॉम्पनसेटरी लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए थे। अब इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें, उनका नाम लिया जाता है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन इज प्लान्ड आउटसाइड द आइलैंड। तो ये जो हमेशा सरकार एक नरेशन लेकर आती कि हम नुकसान नहीं कर रहे, हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, हम अगर वहां पे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके एवज में हम दूसरे प्रदेशों में कुछ कर रहे हैं। इसका कोई ऑडिट कभी होता है? मुंद्रा पोर्ट का कभी ऑडिट हुआ? कितना
डिफॉरेस्टेशन हुआ और उसके एवज में जितनी लैंड जो है ऑक्यूपाई की गई, उसके एवज में दूसरी लैंड कैसे डेवलप की गई जो कॉर्पोरेट से ली गई, इसका क्या घोलमाल है, जरा मैं इससे समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, इसमें तो देखिए अभी तो मुंद्रा में तो जो केस हुआ उसमें तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप वो जो गुजर की जमीन है वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव वालों ने काफी एजिटेशन किया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो स्टेटस को कि वहां पे पड़ा रहेगा। और यही हुआ कि जब आपकी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा और आपने जमीन ली तो आपने डीएलआर का पूरा मैप ही बदल के एक्स्ट्रा जमीन जो समुद्र की थी वो भी आपने उसमें दिखा दी। वी हैव मेड स्टोरी अबाउट 11 years बैक। तो वो जमीन ने आपने मैप पे ही दिखा दी, अभी वहां पे फॉरेस्टेशन होगा। अब वो सॉल्टी लैंड है, मार्शी लैंड है, उसमें आप कैसे फॉरेस्टेशन करोगे? मैनग्रोव्स की आप पोजीशन देख लो तो वर्ल्ड एड के अंदर मैनग्रोव्स आपको करने थे, जो आपको बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर पे। पाकिस्तान ने उसका पूरा फायदा उठा के, क्योंकि उसका पोर्ट प्रोटेक्शन हो रहा था, तो उसने काफी, आप तो गूगल में सर देख सकते हो एरिया का वो कैसे आपको ग्रीन दिख रहा है और हमारा कैसे उसको ड्राई दिख रहा है। तो सर क्रीक के अंदर वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है और हमेशा वहीं से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, तो वी वुड हैव सीन के वहां पे जब से ज्यादा मैनग्रोव आ जाए, लैंड कैप्चर हो जाए और फिर आप उसके ऊपर चौकी बना के आप उसको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन उस जगह में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई इंडस्ट्रीज आने की कोई संभावना नहीं है, वहां पे कोई ग्रोथ होने की संभावना नहीं है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि भाई जहां पे भी फली फूली जमीन है उसी को दे दो, ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लैंड दिखाओगे तभी तो आप बैंक से पैसा ले पाओगे। आप दिखाओगे कि 10 साल के बाद पेड़ उगेंगे फिर आप हमको पैसा देना, तो होता नहीं है। तो दिस इज द स्पीड। अब ये स्पीड के चक्कर में जो लॉस ब्रेक होते चले जा रहे हैं, उसकी तो कीमत कौन चुकाएगा और कौन उस पर एक्शन लेगा, दैट फ्यूचर विल टेल। जी, इसमें एक लास्ट ईयर ऑफ जो हम लोगों ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में ये कहा गया था कि फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट के तहत ग्राम सभा की फुल कंसेंट चाहिए। अब 8,000 लोग उस आइलैंड पे रहते हैं, डेफिनेटली उनकी ग्राम सभा होगी। तो ये जब बाईपास कर लेते हैं इन चीजों को, तो वो जो ग्राम सभा होती है वो क्यों नहीं खड़ी होती इनके खिलाफ? वो क्यों एक तरीके से मार्जिनलाइज कर दी जाती है, या कोर्ट्स को मैनेज किया जा रहा है कि कोई एप्लीकेशन रिट फाइल ही ना हो? और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट में सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये ANN फॉरेस्ट कवर इज लेस देन 2% एंड वी आर नॉट इवन अफेक्टिंग 1.8% ऑफ द एरिया इज बीइंग डाइवर्टेड। 92% डाइवर्सिटी इज 98% डाइवर्सिटी इज स्टिल मेंटेन्ड। तो ये जो आंकड़े हैं, क्या ये आंकड़े भी झूठे हैं? जी, जो लोकलों का बोलना है वो तो आप देखिए, वो पंचायत में तो इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, वो क्लोज डोर मीटिंग कर लेते हैं, बाद में ऑन पेपर दिखा देते हैं कि हमारी पब्लिक हियरिंग हो गई। हम तो कई बार देखते हैं पब्लिक हियरिंग में वीडियोस लीक होते हैं कि पब्लिक ऑब्जेक्शन लेती है, बट इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड तो आप उसका क्या करोगे? पेपर तो फाइनली ये फाइल हो जाता है कि गांव वाले खुश हैं, हम उनको देख लेंगे। तो ये तो मैनिपुलेट हो जाता है। आज तो यहाँ पर ऐसा है कि टावर, इलेक्ट्रिक के टावर्स डाले जा रहे हैं किसानों के खेत में, उनके पेपर्स होने के बावजूद उनको कंपनी बोलती है कि हमारे नाम जमीन हो गई, कलेक्टर ने कर दिया है और अभी हम उसमें टावर डाल रहे हैं। उनके पूरे एग्रीकल्चर की सत्यानाश हो रही। और गुजरात में ऐसे इंसिडेंट हो गए कि भाई पूरे गांव के गांव को पकड़ के उन्होंने, पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है ताकि पीछे वो अपना काम कर सके। तो ये हाई एंडेडनेस तो चल रही। तो इसमें पंचायत का कोई वो ऑन पेपर जो सारा है वो ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा है अभी। उसी में सेकंड जो आप बोल रहे हो कि भाई ये वर्किंग स्टार्ट होते ही वहां पे एक बार काम हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में चले जाओ, आप स्टे ले लो, वो डिमोलिश तो होगा नहीं। तो आपका एक बार काम हो गया और फिर वहां पे आपके रोड की फैसिलिटीज वगैरह जो भी है उसको आप इतना डल रखते हो कि वहां मूवमेंट स्टेबल नहीं हो रही है। सॉल्ट के बड़े बड़े पैन थे जो खाली नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने उनके अप्रोच रोड ही खत्म कर दिए कि उनका धंधा खत्म हो गया तो चले गए। वही हो गया फिशरीज वालों के साथ, आपने फिशरी हेलमेट्स ही खत्म कर दिए वहां पे, तो वो उनको जगह दे दी 3 किलोमीटर अंदर गांव के, तो वहां से वो फिशिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जब उनके पास बोट पार्किंग की जगह नहीं है, उनको जो स्टोरेज की फैसिलिटीज है वो सारी खत्म हो गई, तो फिशरी मूवमेंट से गोन अवे इन द से कि भाई हम यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स बना रहे हैं। तो व्हाट आर यू डिस्टर्बिंग, फॉर व्हाट रीजन? और अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि उसके बेनिफिशियरी 2 या 3 ही लोग होते हैं जो रेगुलर में आते हैं और वो कमा रहे हैं। तो ये तो क्लियर अभी एक फॉर्मूला समझ में आ गया, उसके अंदर कोई बड़ी बात तो है ही नहीं ना। और एनवायरमेंट की जहां तक बात करते हो कि उसमें पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने उनको डिस्प्लेस किया है तो उनको उनके सुटेबल एनवायरमेंट में उनको बदलना है, वहां पे उनको आपको हाउसिंग की फैसिलिटी करके देनी है, उनको इनकम का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उतना नजदीक में उनको रखना है। लेकिन दैट ओनली हियर एंड से, उसका अमेंड अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा
तो आपका लास्ट रिसोर्ट कोर्ट है और कोर्ट आपको सुनेगी नहीं. सो टेक इट व्हाट इट कम्स. और ये पब्लिक धीरे धीरे उसको ये प्रैक्टिस में डाल रहे हैं कि पब्लिक समझ जाए कि हमको सरकार के खिलाफ कहीं नहीं जाना है, जो सरकार कर रही है वही सही है. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लीगल चैलेंजेस हैव बीन सक्सेसफुल सो फार। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन और इंडिजिनियस राइट्स ऑफ ट्राइबल्स उसके लिए खड़ी करती है और एक रिमोट सेंसिटिव एरिया है। राहुल गांधी ने इसको नेशनल इशू बनाया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये पॉलिटिसाइज हो रहा है। ये भारत की जीडीपी ग्रोथ और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अंडरमाइन किया जा रहा है। तो ये हमेशा इसको मामले को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, उसको अंडरमाइनिंग इंडियाज ग्रोथ बना देते हैं, उसको इम्पेडिमेंट बना देते हैं और उसको लीगल लेजिटिमेसी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन बताते हैं कि 2047 साहब 2047 तक तो ना गिरीश जोशी जी रहेंगे ना आतमजीत रहेंगे, तो 2047 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शायद दुनिया ही नहीं बचेगी, तो भारत ही बचेगा, वही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।